हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने खिलची के बारे में पढ़ा था और आज खिलची नहीं, ऐबक के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से उसने भारत में अपने पैर जमाए। देन अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के लास्ट के डेज़ की कि कैसे उसकी मृत्यु हुई। 1203 ईस्वी में गौरी के बड़े भाई और गजनी के सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। अब गौरी गजनी और गौर दोनों का सुल्तान बन गया और इस अवसर पर उसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। इससे उसकी शक्ति और महत्वाकांक्षा दोनों का विस्तार हुआ। भारतीय अभियानों की सफलता से उत्साहित हो मोहम्मद गौरी ने अब मध्य एशिया में अक्सस आंसू नदी के तटवर्ती प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाने का निश्चय किया। इन क्षेत्रों पर ख्वारिज्म का अधिकार था और ख्वारिज्म के आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों का जीतना लाभदायक था। अतः पूरी तैयारी के बाद 1204 ईस्वी में उसने ख्वारिज्म राज्य के इन सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। ख्वारिज्म के शाह अलाउद्दीन महमूद ने खुरासान आदि राज्यों से सैनिक सहायता प्राप्त करके गौरी के विरुद्ध मोर्चा लिया और गौरी को बुरी तरह से परास्त करके खदेड़ दिया। स्वयं गौरी बड़ी कठिनाई के साथ अपने प्राण बचाकर भाग सका। उसके हजारों सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। गौरी की पराजय के परिणाम स्वरूप उसके साम्राज्य में असंतोष को बल मिला और विघटनकारी प्रवृत्तियों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विद्रोहों का रूप धारण कर लिया। इस अवसर पर गौरी की मृत्यु की झूठी अफवाह भी फैला दी गई। इस अफवाह का लाभ उठाकर गौरी के एक दास सेनानायक यल्दौस ने गजनी नगर पर अधिकार जमा लिया और एक अन्य अधिकारी ने मुल्तान नगर पर अधिकार करके अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। पंजाब के भी कुछ सरदारों ने गौरी द्वारा नियुक्त अधिकारियों को अपदस्थ करके शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। गौरी ने अविलंब अपनी सैन्य शक्ति को संगठित किया और अपने विद्रोही अधिकारियों का दमन करके अपनी सत्ता को पुनः प्रतिष्ठित किया। भारत में ऐबक ने गौरी के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को कायम रखते हुए विद्रोहियों का दमन किया। भारत में गौरी की पराजय का लाभ उठाते हुए जब पंजाब के युद्ध प्रिय खोखरों ने सारे पंजाब में लूटमार तथा कत्लेआम का सहारा लेकर लाहौर पर आक्रमण कर दिया, यद्यपि खोखरों को इसमें सफलता नहीं मिली, परंतु उनके कार्यों से गौरी क्रोधित हो उठा और उन्हें सजा देने के लिए एक शक्तिशाली सेना के साथ गजनी से चल पड़ा। ऐबक भी अपने स्वामी की सहायता के लिए पंजाब पहुंच गया। असंगठित खोखरों का बुरी तरह से दमन किया गया। उनके गांवों और नगरों को जलाकर बर्बाद कर दिया गया और हजारों खोखरों को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे खोखरों में प्रतिशोध की भावना घर कर गई और उन्होंने गौरी को समाप्त करने की योजना बनाई। तदनुसार जब गौरी वापस जाते समय मार्ग में एक दिन झेलम के किनारे संध्याकालीन नमाज पढ़ रहा था, तब खोखरों ने उसे अचानक घेरकर मार डाला। इस प्रकार 15 मार्च 1206 ईस्वी के दिन भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक की जीवन लीला समाप्त हो गई। अब हम बात करते हैं गौरी के चरित्र की। भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी का नाम मुस्लिम राज्य के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। उसके समकालीन इतिहासकारों ने उसके विभिन्न गुणों एवं उसकी उपलब्धियों की काफ़ी प्रशंसा की है। मिनास के मतानुसार वह शरीफ, धार्मिक, विश्वसनीय, न्यायप्रिय और जनप्रिय शासक था। वह उदार तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद गौरी की प्रवृत्ति न्यायपरायण, शासकों की स्थिति और वह ईश्वर से डरने वाला तथा हृदय से सदा प्रजा की भलाई का ध्यान रखने वाला था। वस्तुतः मुस्लिम इतिहासकारों ने उसके चरित्र, कार्यों एवं उपलब्धियों का तुलनात्मक दृष्टि से मूल्यांकन नहीं किया है। गौरी में मानवीय गुणों की कमी नहीं थी। उसमें पारिवारिक स्नेह, प्रेम, बंधुत्व, स्वामी भक्ति आदि गुण विद्यमान थे। उसने हमेशा अपने बड़े भाई गयासुद्दीन का सम्मान किया और उससे विचार विमर्श के बाद ही अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करता था। उस संघर्षमय युग में जबकि सत्ता प्राप्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए आम शासक अपने पिता तथा भाइयों को मौत के घाट उतारने के लिए तत्पर रहते थे, मोहम्मद ने अपने भाई के प्रति निष्ठा और श्रद्धा का प्रदर्शन कर एक आदर्श प्रस्तुत किया। अपने गुलामों को भी वह अपने पुत्रों के समान ही प्यार करता था। उसमें व्यक्तियों को पहचानने और उनका चयन करने की भी विशेष प्रतिभा थी। इसलिए प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने लिखा है कि यद्यपि वह एक राजवंश की स्थापना करने में सफल नहीं हुआ, परंतु उसने कुछ ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित किया जो उसके आदर्शों के प्रति उससे भी अधिक वफादार और उसके साम्राज्य की सुरक्षा करने में उससे भी अधिक योग्य सिद्ध हुए।
यद्यपि गौरी में एक सफल सेना नायक के सभी गुण विद्यमान न थे, फिर भी उसे एक सफल विजेता कहा जा सकता है। वह एक वीर योद्धा, परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। अनहिलवाड़ा और तराइन के प्रथम युद्ध की पराजय के उपरांत भी उसने हिम्मत न हारी और पुनः पूरी तैयारी के साथ मैदान में आ डटा। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ था और अपने शत्रु की कमजोरी को तुरंत भांप लेता था। उसने तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति का सही मूल्यांकन कर तदनुसार कार्रवाई की। उसे विश्वास हो गया था कि भारत के हिंदू शासक अपने आपसी मतभेदों को बुलाकर कभी संगठित नहीं हो पाएंगे। उसने उनके मतभेदों को बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। इस संदर्भ में उसने अपनी विजय के बाद पराजित राजवंश के साथ सहयोग की नीति का सहारा भी लिया। इसी आधार पर उसने अजमेर का राज्य पृथ्वीराज के पुत्र को और दिल्ली का राज्य गोविंदराज के पुत्र को लौटा दिया था, क्योंकि उसका वास्तविक ध्येय भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। यही कारण है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों को जीतने के साथ साथ वह उन क्षेत्रों में अपना विश्वस्त अधिकारियों को बड़ी बड़ी जागीरें देकर नागरिक शासन की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहा। मोहम्मद गौरी ने गौर और गजनी को सुंदर बनाने में भी रुचि ली। उसने विद्वानों एवं धर्माचार्यों को उदारतापूर्वक संरक्षण प्रदान किया। संक्षेप में गौरी में कुछ कमियां रही, परंतु कमियों के उपरांत भी वह भारत में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना करने में सफल रहा और यह उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। जहाँ तक भारतीय इतिहास का प्रश्न है, उसकी सफलता ने एक नए युग की शुरुआत की। राजनीतिक दृष्टि से भारत की परतंत्रता का पहला युग शुरू हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं के पराजय के कारण की बात करेंगे।